इसलिए मैंने आज क्लास सुबह रखी है, क्योंकि शाम को आपको परेशान नहीं होना पड़े, सुबह नेटवर्क भी अच्छा आता है। तो नया चैप्टर आज हमें शुरू करना है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इस चैप्टर में हम गतिमान आवेश और उससे जुड़ी हुई परिघटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। एक गतिमान आवेश या हम कहें गतिशील आवेश जब किसी भी चालक में होता है तो उस चालक से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, क्योंकि विद्युत धारा जो है उसकी परिभाषा की अगर हम चर्चा करें तो हम कहते हैं कि आवेश का जो प्रवाह होता है उसे ही हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। तो ये जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है किसी भी चालक से, जैसे ही किसी चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसके बारे में सबसे पहले ऑरस्टेड ने कुछ प्रयोगों के द्वारा एक चालक जिसमें आवेश गतिशील हो, यानी कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग में उन्होंने क्या किया, एक चालक तार को एक बैटरी से, एक कुंजी से और एक धारा नियंत्रक से, ये जो चित्र मैंने बनाया है इस चित्र के अनुसार संयोजित कर दिया। थोड़ा सा डिफरेंट कलर में ले लेता हूं जिससे देखने में दिक्कत नहीं हो। तो जैसे ही इन्होंने इसे संयोजित किया, और अब इससे चित्र बना रहा हूं मैं, एक चालक तार को एक कुंजी, एक धारा नियंत्रक और एक बैटरी के द्वारा इस प्रकार से संयोजित किया गया जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हो, और इसके पास में एक चुंबकीय सुई रख दी। उन्होंने नोटिस किया कि जब तक इस परिपथ में कोई विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, चालक तार में ये जो तार ए बी है इसमें कोई विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, तब तक ये जो चुंबकीय सुई है ये यथा स्थिति में रहती है, यानी अपनी स्थिति में बनी रहती है। और इसका जो उत्तरी ध्रुव है वो भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर, और दक्षिणी ध्रुव जो है वो भौगोलिक दक्षिण दिशा की ओर रहता है। लेकिन जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है वैसे ही ये जो चुंबकीय सुई है इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है, और चुंबकीय सुई का जो एन सिरा है वो तार की ओर घूम जाता है। ये जो चित्र है इस चित्र के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कुंजी को बंद करके, ये कुंजी को बंद कर दिया यानी इस वायर को करंट कर दिया, और जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुई, जो चुंबकीय सुई का एन सिरा है वो वायर की ओर घूम जाता है, एस सिरा इससे दूर चला जाता है। यानी कि हम ये कहेंगे कि चुंबकीय सुई के एन सिरे के हिसाब से हम देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये जो उठा वो ये था कि चुंबकीय सुई घूमी क्यों, चुंबकीय सुई घूमी क्यों, विचलित क्यों हुई, विस्थापित क्यों हुई। चुंबकीय सुई जो होती है वो वास्तव में एक चुंबक ही होती है। किसी चुंबक पर जो सामान्यतः बल लगा सकता है वो कोई दूसरा चुंबक ही हो सकता है। किसी चुंबक पर दो बल लग सकते हैं, एक तो इस चुंबक पर खुद चुंबक बल लगा सकता है, और दूसरा बल इस चुंबक के द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल दो चीजों पर निर्भर करता है, एक वस्तु के द्रव्यमान पर और दूसरा उस वस्तु की दूसरी वस्तु से दूरी के वर्ग पर। अब अगर मैं बात करूं इस चुंबकीय सुई की, तो जब ये चुंबकीय सुई प्रारंभिक अवस्था में थी, जब इसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा में और दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण दिशा में था, तब इसका जो द्रव्यमान था, और जैसे ही विद्युत धारा हमने प्रवाहित की तब इसका जो द्रव्यमान है वो सेम है, यानी द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। अब अगर मैं गुरुत्वाकर्षण बल के सूत्र के अनुसार देखूं तो F बराबर होता है माइनस का जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो हम यहां देख रहे हैं कि द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, और ना ही चुंबक की सुई को हमने अपने हाथों से इसे धरती के केंद्र से दूर या पास में लेके आए हैं, यानी दूरी में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा। और जब गुरुत्वाकर्षण बल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो इसका मतलब चुंबक की सुई का जो विक्षेप हुआ है, चुंबक की सुई जो विस्थापित हुई है,
वो गुरुत्वीय बल के कारण नहीं हुई। अब आप सोच रहे होंगे भाई यहाँ बल की चर्चा क्यों हो रही है, तो आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि जब भी किसी वस्तु पर बल आरोपित होता है तो स्थिर वस्तु गतिशील और गतिशील वस्तु स्थिर हो जाती है, या बल आघूर्ण उत्पन्न हो तो वस्तु जो है वो घूर्णन गति करने लगती है। या तो बल उत्पन्न हो या बल आघूर्ण उत्पन्न हो तो वस्तु जो है वो या तो घूर्णन गति करेगी या रेखीय गति करेगी। बिना बल या बल आघूर्ण के वस्तु न तो घूर्णन गति कर सकती है ना ही रेखीय गति कर सकती है। रेखीय गति करने के लिए बल जरूरत है, बल की जरूरी है, और जो घूर्णन गति है उसके लिए बल आघूर्ण की जरूरत है। तो कोई ना कोई बल यहां पर ऐसा लगा होगा जिस बल की वजह से इस चुंबकीय सुई ने घूर्णन किया होगा। अब वो बल कहां से आया, तो ये चुंबक की सुई किसकी बनी हुई है बेटा, चुंबक की बनी हुई है। इसका मतलब डेफिनेटली इस पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगा है, तो कोई दूसरे चुंबक ने इस पर बल लगाया होगा। अब दूसरे चुंबक ने बल लगाया होगा, इसके लिए दूसरा चुंबक चाहिए। ये दूसरा चुंबक आया कहां से, ये दूसरा चुंबक आया कहां से, क्योंकि इस चुंबक की सुई के निकट तो केवल ये एक धारावाही परिपथ है और इसके सबसे निकट धारावाही परिपथ का तार ए बी है। तो ऑरस्टेड ने इसी प्रयोग को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। उन्होंने क्या किया कि ये जो परिपथ था, इस परिपथ में विद्युत धारा की दिशा चेंज कर दी। ये जो परिपथ है, इस परिपथ में उन्होंने क्या किया, विद्युत धारा की दिशा चेंज कर दी। और जैसे ही उन्होंने विद्युत धारा की दिशा चेंज की तो उन्होंने एक ड्रास्टिक चेंज यहाँ पर देखने को मिला। उनको एक और घटना यहाँ देखने को मिली कि जैसे ही हम परिपथ में जो सेल है उसके ऋणात्मक और धनात्मक टर्मिनल की स्थिति को बदलते हैं, विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित करते हैं, विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित करते ही तार ए बी में भी विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित होती है और चुंबकीय सुई जो है वो अब पहले के विपरीत दिशा में घूर्णन करने लग जाती है, विपरीत दिशा में घूम जाती है। और विपरीत दिशा में घूम जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एस सिरा है वो तार के निकट आ जाता है और जो एन सिरा है वो तार से दूर चला जाता है। यानी कि अब अगर हम एन सिरे के हिसाब से देखें तो इसका जो घूर्णन है वो घड़ी की दिशा में, यानी कि हम ये कह सकते हैं क्लॉकवाइज हो जाता है। इस हिसाब से ऑरस्टेड ने, इस प्रेक्षण के हिसाब से ऑरस्टेड ने ये निष्कर्ष निकाला कि हो ना हो ये जो चुंबकीय सुई है इसमें जो विक्षेप उत्पन्न हुआ है वो इस तार ए बी में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण हुआ होगा, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा बदलने पर ही चुंबकीय सुई की विक्षेप की दिशा बदली है। लेकिन अभी भी उनके दिमाग में यह प्रश्न था कि विद्युत धारा की दिशा बदलने पर ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि चुंबकीय सुई जो खुद एक चुंबक है वो तो किसी दूसरे चुंबक से ही आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित हो सकती है। तो तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऐसा क्या हुआ, तो इसके लिए इन्होंने इसी प्रयोग में एक प्रेक्षण और लिया। इन्होंने क्या किया, ये जो धारा नियंत्रक है इसकी स्थिति को बदल करके और जो तार ए बी है उस तार ए बी के अंदर विद्युत धारा का जो तीव्रता है यानी विद्युत धारा का जो मान है उसमें परिवर्तन किया। और विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हुए इन्होंने ये देखा कि जब विद्युत धारा का मान कम होता है तो चुंबक की सुई का जो विक्षेप है वो भी कम होता है, और जब विद्युत धारा का मान ज्यादा होता है तो जो चुंबक की सुई का विक्षेप है वो भी ज्यादा कोण से होता है, ज्यादा कोण से घूम जाती है। और ये दोनों ही स्थितियों में होता है, एक दिशा में धारा प्रवाहित करो किसी भी एक दिशा में और उस दिशा में बार बार अगर आप धारा का मान चेंज करोगे तो चुंबकीय सुई का विक्षेप भी चेंज होता है। धारा कम होने पर चुंबकीय सुई का विक्षेप कम होता है और तो धारा ज्यादा होने पर चुंबकीय सुई का विक्षेप ज्यादा होता है, और ऐसा ही दूसरी दिशा में धारा प्रवाहित करने पर भी होता है। इस तथ्य के आधार पर उन्होंने ये कहा कि चुंबकीय सुई का जो विक्षेप उत्पन्न हो रहा है वो धारा पर निर्भर कर रहा है, धारा के मान पर निर्भर कर रहा है। लेकिन अभी भी प्रश्न दिमाग में यही था कि धारा की वजह से ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इस चुंबक की सुई में विक्षेप उत्पन्न हुआ है। तो इस बात को आधार मानते हुए उन्होंने ये तथ्य स्पष्ट किया और ये तथ्य दिया कि पॉसिबिलिटी है कि जैसे ही इस तार ए बी में विद्युत धारा प्रवाहित हुई होगी इस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो गया होगा, इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो गया होगा और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही इस
चुंबकीय सुई पर बल लगा होगा। यानी कि ये तार जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिसे हम धारावाही चालक तार कह सकते हैं, एक चुंबक की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। अब ऐसा उन्होंने क्यों माना? तो इसके मानने का सिंपल और एक ही कारण था कि जो चुंबक की सुई है वो एक चुंबक की बनी हुई थी और चुंबक पर कोई दूसरा चुंबक ही बल लगा सकता था। इस चुंबक की सुई के विक्षेपित होने का, इसके घूर्णन का जो कारण था वो ये तार और इस तार में प्रवाहित धारा थी। तो या तो ये तार के किसी आंतरिक गुण की वजह से हो रहा था और या तार में प्रवाहित धारा के कारण। अगर ये तार के किसी आंतरिक गुण, उस पदार्थ के किसी आंतरिक गुण जिस पदार्थ से तार बना हुआ है की वजह से हो रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब धारा प्रवाहित हो तब भी विक्षेप उत्पन्न होना चाहिए और जब धारा प्रवाहित नहीं हो तब भी विक्षेप उत्पन्न होना चाहिए। क्योंकि जब धारा प्रवाहित होती है तब और जब धारा प्रवाहित नहीं होती है तब, दोनों ही स्थितियों में जो तार है उसके भौतिक गुण, उसकी जो उसके जो पदार्थ है, जिस पदार्थ से तार बना हुआ है, वो गुण तो हमेशा ही बने रहते हैं। धारा प्रवाहित करो तब भी वही गुण रहते हैं, धारा प्रवाहित नहीं करो तब भी वही गुण रहते हैं। परंतु हमने देखा कि जब धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो चुंबकीय सुई में किसी प्रकार का कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चुंबकीय सुई का विक्षेप था वो तार के किसी आंतरिक गुण के कारण नहीं हो रहा था, तार में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण हो रहा था। और इसी हिसाब से कहा गया कि एक धारावाही चालक तार जो होता है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी कि एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। और इस आधार पर जो निष्कर्ष निकले वो ये थे, सबसे पहला निष्कर्ष उन्होंने ये कहा कि जैसे ही किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये जो परिघटना है इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये जो परिघटना है इसको क्या कहा गया? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना। दूसरा जो निष्कर्ष उन्होंने निकाला वो ये था कि जैसे ही विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन होने के कारण चुंबकीय सुई पर अब पहले की तुलना में विपरीत दिशा में बल लगने लगता है। विपरीत दिशा में बल लगने लगता है, इसलिए चुंबकीय सुई विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाती है। तीसरी चीज उन्होंने ये कही कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के मान पर निर्भर करता है। जब विद्युत धारा का मान कम होता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम होता है, और जब विद्युत धारा का मान ज्यादा होता है तब चुंबकीय क्षेत्र का मान भी ज्यादा होता है। इस प्रकार ओरस्टेड के प्रयोगों द्वारा ये स्पष्ट हो गया था कि जब भी किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा जो है उसके कारण उस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन अभी भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में जाना बहुत जरूरी था। बेसिक कॉन्सेप्ट में जाना बहुत जरूरी था। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? तो कोई बता सकता है मुझे विद्युत धारा किसे कहते हैं? आप में से कोई भी अगर बता सकता हो कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? एक को भी नहीं पता? एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। विद्युत धारा के मान की अगर हम बात करें तो विद्युत धारा का मान जो है वो ये कहता है कि 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। लेकिन हम केवल विद्युत धारा किसे कहते हैं इसकी बात करें, कि विद्युत धारा क्या है इसकी बात करें, तो आवेश का जो प्रवाह है उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। तो डेफिनेटली जब हम कह रहे हैं कि जैसे ही किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो विद्युत धारा तो आवेश का प्रवाह है, इसका मतलब आवेश का प्रवाह कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, चाहे वो चालक तार के अंदर हो और चाहे वो चालक तार के अंदर नहीं हो, किसी अन्य सिस्टम में हो, तो वहां पर भी क्या इस आवेश के प्रवाह, जिसको विद्युत धारा का नाम दिया गया है, उस आवेश के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए? तो इस चीज को समझने के लिए फिर से एक प्रयोग किया गया और उसके परिणाम देखे गए। प्रयोग क्या किया गया? यह देखा गया कि जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गतिशील होता है तो उस आवेश पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। यह नोटिस किया गया कि यदि कोई आवेश, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में, यदि कोई आवेश
किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अगर गतिशील होता है तो ये जो आवेश है, इस आवेश पर किसी प्रकार का कोई बल कार्य नहीं करता है और ये सामान्य गति करता रहता है। लेकिन जब ये जो आवेश है ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, मान लीजिए कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, ध्यान से समझना मेरी बात को, वो कुछ इस तरीके से, ये जो मैं क्रॉस बना रहा हूं, इस क्रॉस का मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र आपके मोबाइल के पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर है, मोबाइल के पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर है, ठीक है। अब यहां पर एक धनात्मक आवेश आया और धनात्मक आवेश ने इस दिशा में प्रवेश किया, लेफ्ट टू राइट। चुंबकीय क्षेत्र कैसा है बच्चों? इस मोबाइल के अंदर की तरफ है, ठीक है, मोबाइल के अंदर की तरफ है। तो जैसे ही ये इसमें प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करता है, ये नोटिस किया गया कि ये जो धनात्मक आवेश है ये वृत्ताकार पथ में गति करना प्रारंभ कर देता है। कौन से पथ में गति करना प्रारंभ कर देता है? वृत्ताकार पथ में गति करना प्रारंभ कर देता है। नंबर एक बात। दूसरी चीज ये देखा गया कि यदि ये आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश नहीं करके चुंबकीय क्षेत्र से किसी कोण पर प्रवेश करे, मान लीजिए कि ये जो आवेश है वो आपके मोबाइल की स्क्रीन के लंबवत नहीं आकर के लंबवत से थोड़ा सा तिर्यक दिशा में आपतित हो रहा है, इस तरीके से, तो ये जो आवेश है ये घूर्णन गति तो करता ही है, घूर्णन गति के साथ साथ ये रेखिक गति भी करता है और ये एक कुंडलिनी पथ में गति करते हुए, सर्पिलाकार में पथ में गति करते हुए आगे बढ़ जाता है। ऐसे ये गति घूम भी रहा है और आगे गति भी कर रहा है। साथ ही ये भी देखा गया कि अगर ये आवेश, धनात्मक आवेश की बात कर रहे हैं, अभी ऋणात्मक आवेश की बात नहीं कर रहे हैं, धनात्मक आवेश की बात कर रहे हैं, यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सपोज ये है, लेफ्ट टू राइट है, और अगर ये आवेश भी लेफ्ट टू राइट यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गतिशील होता है, तो इस पर किसी प्रकार का कोई बल कार्य नहीं करता है और ये सीधा निकल जाता है। इस बात से ये पता चला कि ये जो आवेश है इस पर जो चुंबकीय बल लग रहा है, आवेश पर क्या लग रहा है? चुंबकीय बल लग रहा है, जो कि इस आवेश की गति की वजह से लग रहा है। पहली बात, ये तो हम ओरस्टेड के प्रयोग में ही समझ चुके हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह यानी आवेश की गति की वजह से इस पर एक बल लगता है। इसका मतलब गतिशील आवेश या धारावाही चालक तार एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये जो गतिशील आवेश है ये जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है तो दूसरा जो चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबक है वो इस पर एक बल लगाता है। ये जो बल है जो दूसरे चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इस गतिशील आवेश पर लग रहा है, ध्यान से समझना मेरी बात को। एक चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र होने का मतलब यहां पर कोई ना कोई चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र तभी होगा जब वहां कोई चुंबक होगा। इसमें एक आवेश ने गति करना प्रारंभ किया, गतिशील आवेश खुद एक चुंबक की तरह होता है, तो एक चुंबक तो हो गया ये गतिशील आवेश और दूसरा चुंबक हो गया जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र है, तो इन दोनों के मध्य क्या होगा? कोई ना कोई बल कार्य करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि गतिशील आवेश को अगर चुंबकीय क्षेत्र में आपने गतिशील कराया तो इस पर कोई ना कोई बल कार्य करेगा, कोई ना कोई बल कार्य करेगा, और वो जो बल होगा उस बल को हम कहते हैं चुंबकीय बल, उस बल को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय बल। तो अब अगर मैं इसको एक साथ कंक्लूड करना चाहूं, एक साथ इसको बोलना चाहूं, तो मैं ये कह सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गतिशील होता है तो उस आवेश पर एक बल कार्य करता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल कार्य करता है। इस बल को चुंबकीय बल कहते हैं, इस बल को चुंबकीय बल कहते हैं। अब इसमें कुछ प्रेक्षण लिए गए प्रायोगिक रूप से और यह देखा गया कि जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर, चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर कोई आवेश गतिशील होता है तो इस आवेश के वेग के दो घटक हमें प्राप्त होते हैं।
एक घटक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में v cos थीटा। इस v को इधर चुंबकीय क्षेत्र b की तरफ लेके जाओ तो कोण के मान में कमी आ जाएगी और कोण का मान 0 हो जाएगा, और जिस दिशा में ले जाने पर कोण का मान 0 हो जाता है उस दिशा में इस आवेश का, इस वेग का cos घटक होगा, और जिस दिशा में ले जाने पर कोण का मान बढ़कर के 90 डिग्री हो जाएगा उस दिशा में इस वेग का लंबवत घटक यानी कि हम कहेंगे साइन थीटा वाला घटक होगा। अब मुझे बताओ कि अगर मैं ये जो रेखा मैंने अभी बनाई है इस और v को लेके जाऊं तो v का जो कोण है यानी थीटा है उसका मान बढ़कर के कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो 90 डिग्री कोण है ये इसकी वजह से इस रेखा पर इसका साइन घटक विद्यमान होगा। तो ये जो वेग है इसका जो कॉस घटक है वो तो आवेश को आगे गति कराने का प्रयास करता है, और जो साइन घटक है वो इसे घूर्णन कराने का प्रयास करता है, और इस गतिशील आवेश के कारण ये आवेश एक धारावाही चालक, एक विद्युत धारा के स्रोत की तरह काम करता है, और इस वजह से इसमें खुद में भी एक चुंबकीय क्षेत्र, इसके चारों ओर भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो आवेश गति कर रहा है इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र जो पहले से विद्यमान है, यानी अब हमारे पास में दो चुंबक हो गए हैं, एक तो ये आवेश का और एक पहले से उपस्थित, और इन दोनों चुंबकों के बीच में एक बल कार्य करने लगता है, और उस बल की वजह से ही ये जो आवेश है इस आवेश की गति प्रभावित होती है। ठीक है, तो क्या नोटिस किया गया? नंबर एक बात कि मैंने जैसे आपको बताया कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसका पथ वृत्ताकार होता है, जब वो किसी कोण पर प्रवेश करता है तो उसका पथ जो होता है वो कुंडलिनी होता है इस तरीके से, और जब वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है तो एक सीधी रेखा के अनुदिश गति करता है, इसका जो पथ है वो वृत्ताकार पथ नहीं होता है। यानी कि एक बात तो हमें पता चल गई कि जो आवेश है वो जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस चुंबकीय क्षेत्र में गति करने पर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, उस चुंबकीय क्षेत्र में गति करने पर आवेश पर जो भी बल लगेगा वो बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और वेग की दिशा के मध्य बनने वाले कोण पर निर्भर करेगा। ये जो बल है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और आवेश के वेग की दिशा के मध्य बनने वाला जो कोण है उस कोण पर निर्भर करेगा। नंबर एक बात। दूसरी चीज ये नोटिस किया गया कि जो आवेश है अगर उसका परिमाण ज्यादा हो तो उस पर जो बल है वो भी ज्यादा लगता है, और अगर इसका परिमाण कम हो तो इस पर जो बल लगता है वो भी कम लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो चुंबकीय बल लग रहा है वो आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है, उसके समानुपाती है। और तीसरी चीज ये देखी गई कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश के वेग का मान ज्यादा है तो उस पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान भी ज्यादा होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ध्यान से सुने, जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गतिशील होता है तो यह गतिशील आवेश एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है, और इस कारण इस गतिशील आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा एक बल आरोपित होता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। नंबर एक बात, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में, चुंबकीय क्षेत्र को बी से डिनोट करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बी में वी वेग से, चुंबकीय क्षेत्र बी में वी वेग से क्यू परिमाण का आवेश गतिशील हो और इस गतिशील आवेश के वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के मध्य का कोण थीटा हो, यहां पर हम आवेश को धनात्मक ले रहे हैं, और अगर यह आवेश ऋणात्मक होता तो वेग की जो दिशा है उसके ठीक विपरीत दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण हमें लेना पड़ता। अगर धनात्मक आवेश है तो आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी की दिशा और वेग की दिशा के बीच का कोण लेना है।
और अगर ये ऋणात्मक आवेश है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और वेग की दिशा के मध्य जो भी कोण है उसको 180 में से माइनस कर देना है। ठीक है, तो वो जो कोण आएगा उस कोण पर ये बल निर्भर करेगा। आधार पर हम 3 सेंटेंस में इस घटना को लिख सकते हैं। हम क्या कहेंगे, किसी गतिशील आवेश पर, ध्यान से समझें, किसी गतिशील पर, कौन सा आवेश, गतिशील आवेश कौन सा है, चुंबकीय क्षेत्र में, किसी गतिशील आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में एक बल कार्य करता है और वो किसकी वजह से कार्य करता है, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से। इसे चुंबकीय बल कहते हैं। नंबर 1 बात, चुंबकीय बल की परिभाषा आ गई हमारे पास में। दूसरी चीज कि ये जो चुंबकीय बल है जो कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लग रहा है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल F। नंबर 1 बात, जो गतिशील आवेश है उसके परिमाण के समानुपाती होता है, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू Q। दूसरा कि ये जो बल है जिसको हम चुंबकीय बल कह रहे हैं ये गतिमान आवेश के वेग के समानुपाती होता है, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू V। और तीसरी चीज कि ये जो चुंबकीय बल है F, ये गतिमान आवेश के वेग की दिशा, धनात्मक आवेश के लिए, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये वेग की दिशा है, और इन दोनों के बीच में कोण थीटा है। तो इस थीटा की जा यानी कि साइन थीटा पर निर्भर करता है। और अगर यही आवेश जो हम ले रहे हैं वो एक धनात्मक आवेश नहीं होकर के ऋणात्मक आवेश होता तो गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो भी कोण बनता उसको 180 में से माइनस कर दो, है ना, यानी कि इसका संपूरक कोण, जानते हैं ना पूरक कोण और संपूरक कोण किसे कहते हैं। थीटा को अगर 180 में से माइनस कर दे तो संपूरक कोण आ जाएगा। तो इस थीटा को अगर हम 180 में से माइनस कर दें तो हमारे पास में जो भी कोण आएगा उसकी जा, ये 180 माइनस थीटा, ठीक है, की जा के समानुपाती होता है। अभी फिलहाल हम धनात्मक आवेश ही मान के चल रहे हैं और धनात्मक आवेश मान के चल रहे हैं, इसलिए 180 माइनस थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ओनली थीटा लिखने की जरूरत है। इन तीनों समीकरणों, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोल के बताओ बेटा, मेरे को पता चलेगा नहीं जब तक कि आपको समझ में आ रहा है, तो फिर मैं कैसे पता ही नहीं चलेगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। तो देखते हैं, अगर इन तीनों को मैं सम्मिलित कर दूं तो हम क्या कहेंगे, F इज प्रोपोर्शनल टू, तीनों को सम्मिलित कर देते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू Q V साइन थीटा। और इनको सम्मिलित करने का तरीका क्या है, लेफ्ट साइड को एक साथ और राइट साइड को एक साथ गुणा करके लिख दो। बस ये ध्यान रखना है कि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो लेफ्ट साइड में तो तीनों बार F था तो तीनों की जगह हमने एक बार लिख दिया क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, और राइट साइड में Q V और साइन थीटा था, इसको गुणा करके लिख दिया। ये जो प्रोपोर्शनिटी है, इस प्रोपोर्शनिटी को हटाने के लिए एक स्थिरांक हम काम में ले सकते हैं, उस स्थिरांक को हम कहेंगे B। तो हमारे पास में आ जाएगा F बराबर B इंटू क्यू इंटू वी इंटू साइन ऑफ थीटा। जैसे अगर मैं सही रूप में जमा करके लिखना चाहूं तो मेरे पास में आ जाएगा F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखो, अगर आपने ये चैप्टर कहीं पढ़ा होगा, कहीं पर भी पढ़ा होगा, कभी भी पढ़ा होगा, तो आप ये देखेंगे कि यहां पर कई जगह, कई बार आप किताब में देखेंगे लिखा होता है Q इंटू वी क्रॉस बी, F बराबर Q इंटू वी क्रॉस बी। प्रश्न ये उठता है कि ये क्रॉस आया क्यों। तो ध्यान से सुनिएगा कि यदि कोई दो
सदिश राशियों को गुणा करने पर परिणामी राशि जो हमें प्राप्त होती है वो भी सदिश हो। यदि दो सदिश राशियों को गुणा करने पर परिणामी राशि जो प्राप्त हो रही है वो भी सदिश हो, तो समझ लो कि ये परिणामी राशि इन दो गुणा होने वाली सदिश राशि सदिश गुणा से प्राप्त हुई है। ये दोनों जो सदिश राशियां हैं जो गुणा हो रही हैं उनके सदिश गुणा से प्राप्त हुई है। तो अब अपन चेक करते हैं लेफ्ट राइट में। राइट में आप देखोगे तो जो Q है वो तो अदिश राशि है, लेकिन वेग V और ये जो B है जिसे चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है, ये एक सदिश राशि है। तो वेग V और B दोनों सदिश राशि है, इसका और इनके गुणा से जो राशि हमें प्राप्त हो रही है बल, वो भी सदिश राशि है। इसका मतलब डेफिनेटली F जो है वो V और B के सदिश गुणा से प्राप्त हुई है। F जो है वो V और B के सदिश गुणा से प्राप्त हुई है। अब ये V क्रॉस B भी हो सकता है और B क्रॉस V भी हो सकता है। अगर V क्रॉस B की दिशा F की दिशा में है तो V क्रॉस B लेना पड़ेगा, और अगर B क्रॉस V की दिशा F की दिशा में है तो B क्रॉस V लेना पड़ेगा। तो ये नोटिस किया गया, ये देखा गया, जो चुंबकीय बल की दिशा होती है और जो V क्रॉस B की दिशा होती है वो सेम होती है। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, F बराबर Q इंटू V क्रॉस B। आपको अगर गणितीय तरीके से समझना है तो एक और तरीका मेरे पास में है। हम सब जानते हैं x क्रॉस y, अगर x और y दो सदिश हैं तो x क्रॉस y बराबर होता है xy साइन थीटा n कैप। ठीक है, अगर मैं इस f को सदिश रूप में लिखना चाहूं तो यहां पर जो इसकी दिशा होती है f की दिशा, वो हमेशा v और b के लंबवत आती है, इसलिए आपको n कैप लेना पड़ेगा। अब x क्रॉस y को आप xy साइन थीटा n कैप लिख सकते हो, पर क्या xy साइन थीटा n कैप को x क्रॉस y लिख सकते हो? तो आपको इसके लिए चेक करना पड़ेगा क्या x सदिश राशि है, क्या y सदिश राशि है, क्या थीटा इनके बीच का कोण है। अगर ये तीनों बातें सत्य हैं कि x और y दोनों सदिश हैं और थीटा इनके बीच का कोण है, तो समझ लीजिए कि आप xy साइन थीटा को x क्रॉस y लिख सकते हो। तो ठीक इसी प्रकार से हम भी यहां पर चेक करेंगे। देखो लेफ्ट साइड में आपके पास में क्या है, लेफ्ट साइड में आपके पास में Q, ठीक है, और सॉरी राइट साइड में आपके पास में क्या है, राइट साइड में आपके पास में Q। अब VB साइन थीटा जो है इसको क्या हम V क्रॉस B लिख सकते हैं? तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा V और B दोनों सदिश राशियां हैं क्या, और थीटा इनके बीच का कोण है क्या। तो हम देखेंगे V यानी वेग एक सदिश राशि है, B यानी चुंबकीय क्षेत्र ये भी एक सदिश राशि होती है, और थीटा इनके बीच का कोण है। ये हम पहले देख चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और वेग की दिशा ये है और इनके बीच का कोण थीटा है। तो समीकरण में हमने यही पहले जो सेंटेंस लिखा था उसमें भी हमने यही कहा था कि ये जो थीटा है वो V और B के बीच का कोण है। तो इस V साइन थीटा n कैप को हम लिख सकते हैं V क्रॉस B, V क्रॉस B। तो हमारे पास में आ गया F बराबर Q इंटू V क्रॉस B, F बराबर Q इंटू V क्रॉस B। अब यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको मैं यहां पर एक चीज बताऊंगा। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है A क्रॉस B, ठीक है, बराबर C सपोज, तो ये जो A क्रॉस B की दिशा होगी वही C की दिशा होगी, जो A क्रॉस B की दिशा होगी वही C की दिशा होगी। तो A क्रॉस B की दिशा हम कैसे निकालें, A क्रॉस B की दिशा हम कैसे निकालें? तो A क्रॉस B की दिशा निकालने के लिए मैं यहां पर आपको एक प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं, आप उस प्रैक्टिकल से इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। बच्चों, जो आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई देगा उस चीज को आपको देखना है और समझना है कि कैसे हम V क्रॉस B की दिशा निकाल सकते हैं। आप देखिएगा, ये आपको एक लकड़ी दिखाई दे रही है और ये आपको एक पेन दिखाई दे रहा है। समझ लो कि इनमें से ये लकड़ी जो है वो है A, सदिश A की दिशा है इस दिशा में, ठीक है, और ये जो पेन है ये है सदिश B। लकड़ी तो है सदिश A और पेन है सदिश B। तो अगर हम अपने राइट हैंड यानी कि सीधे हाथ की चारों उंगलियों को, ये चारों उंगलियां इनको पहले सदिश A की दिशा में रखें और घुमा करके दूसरे सदिश B की दिशा में ले जाएं,
पहले सदिश ए की दिशा में रखें और घुमा करके दूसरे सदिश बी की दिशा में ले जाएं, तो हमारे पास में जो अंगूठा आएगा, ये अंगूठा जो है वो इन दोनों के गुणा की दिशा यानी ए क्रॉस बी की दिशा को व्यक्त करेगा। इस हिसाब से अगर अपन देखें तो ए क्रॉस बी की दिशा कैसी होगी, आप देखेंगे कि ये लकड़ी की दिशा में मैंने चारों उंगलियां रख दी और इसको घुमा के मैं कहां ले गया, लकड़ी यानी ए सदिश की दिशा में चारों उंगलियां रखी, घुमा करके मैं बी सदिश की दिशा में ले गया। तो ये ऊपर की ओर जो अंगूठा आ रहा है ये इन दोनों के सदिश गुणा को व्यक्त करेगा। और अगर आपको बी क्रॉस ए निकालना है, सपोज आपको क्या निकालना है, बी क्रॉस ए निकालना है सपोज, तो आप क्या करेंगे, अपनी चारों उंगलियों को पहले बी की दिशा में रखें और घुमा करके मुट्ठी बंद कर लें, ए की दिशा में अपनी उंगलियों को ले जाए। ये देखो मैंने चारों उंगलियों को बी की दिशा में रख दिया और घुमा कर कहां ले गया मैं, बी की दिशा में। तो नीचे की तरफ जो अंगूठा आ रहा है वो बी क्रॉस ए की दिशा को, यानी जब आप कोई दो राशियों के सदिश गुणा की दिशा व्यक्त कर रहे हो तो जो सदिश गुणा की दिशा है उस सदिश गुणा की दिशा में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सदिश की दिशा में आपको अपनी चारों उंगलियां रखनी है राइट हैंड की और उसको घुमा करके दूसरे सदिश की दिशा में लेकर के जाना। ठीक है, पहले सदिश की दिशा में चारों उंगलियां रखनी है और उसको घुमा करके दूसरे सदिश की दिशा में ले जाना। अब ध्यान से देखना, हमने क्या सूत्र लिखा था, हमने लिखा था F बराबर Q इंटू V क्रॉस B। ठीक है, V क्रॉस B, ठीक है, F बराबर V क्रॉस B। अब अगर मान लो कि एक आवेश है वो इस दिशा में गतिशील है, ये इसके वेग की दिशा है, धनात्मक आवेश के लिए बात कर रहे हैं, और ये मान लो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये इनके बीच का कोण थीटा है। तो अगर इस स्क्रीन के हिसाब से मैं देखूं तो मुझे V क्रॉस B की दिशा निकालनी, ठीक है ना। यहां V क्रॉस B क्यों आया है ये बता रहा हूं मैं आपको, V क्रॉस B ही क्यों आया है, B क्रॉस V क्यों नहीं आया, B क्रॉस V क्यों नहीं आया। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, V क्रॉस B की दिशा निकालूंगा, फिर मैं B क्रॉस V की दिशा निकालूंगा। V क्रॉस B की दिशा निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सीधे हाथ की चारों उंगलियों को, आपके सीधे हाथ की चारों उंगलियों को V की दिशा में रखना पड़ेगा। सभी अपने सीधे हाथ की चारों उंगलियों को V की दिशा में रखो और उन उंगलियों को घुमा करके B की दिशा में ले जाओ, चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में ले जाओ। वेग की दिशा में चारों उंगलियां रखो और उनको घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में ले जाओ। तो मुझे ये बताओ बेटा, मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से जो आपको दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से आपका जो सीधे हाथ का अंगूठा है वो किस दिशा में आ रहा है, मोबाइल के तल के लंबवत अंदर की ओर। वेरी गुड, बिल्कुल इसने सही बताया, मोबाइल के तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, तो ये V क्रॉस B की दिशा आ गई, हम कहेंगे तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं अंदर की ओर। और अगर मैं B क्रॉस V की दिशा निकालना चाहूं तो मुझे अपने सीधे हाथ की चारों उंगलियों को B की दिशा में रखना पड़ेगा और फिर उनको घुमाते हुए हमें कहां ले जाना पड़ेगा, V की दिशा में। तो ये जो बाहर की ओर निकला हुआ अंगूठा है सीधे हाथ का, ये B क्रॉस V की दिशा को व्यक्त करेगा। तो कोई एक अर्थ के अलावा मुझे बताए कि B क्रॉस V की दिशा किस तरफ आएगी मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से, देख के बताओ बेटा तल जल्दी के से। लंबवत ऊपर की ओर। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया गणेश ने, तल के लंबवत ऊपर की ओर यानी कि बाहर की ओर। जैसे मोबाइल से कोई तीर बाहर निकल रहा हो तो वो तो हो गई B क्रॉस V की दिशा, और मोबाइल के अंदर कोई तीर जा रहा हो, आपने कील ठोक दी हो, ठोक मत देना, वो V क्रॉस B की दिशा को बताएगा। ये प्रायोगिक रूप से देखा गया कि जो V क्रॉस B की दिशा आती है वही दिशा F की भी होती है, और इसीलिए हमने यहां V क्रॉस B लिया। यहां V क्रॉस B लेने का कारण क्या है, हम जब यहां लिखते हैं एक्स वाई साइन थीटा एन कैप, तो ये जो एक्स वाई साइन थीटा एन कैप है ना, ये अगर केवल समीकरण के हिसाब से आप देखोगे तो एक्स क्रॉस वाई भी हो सकता है और वाई क्रॉस एक्स भी हो सकता है।
लेकिन ये जो एन कैप है ये डिसाइड करता है कि एक्स क्रॉस वाई होगा कि वाई क्रॉस एक्स होगा। यदि इस एन कैप की दिशा एक्स क्रॉस वाई की दिशा में होती है तो हम कहते हैं एक्स क्रॉस वाई आएगा, और यदि इस एन कैप की दिशा वाई क्रॉस एक्स की दिशा में होती है तो हम कहते हैं वाई क्रॉस एक्स आएगा। तो एक बात तो हमें पता चल गई कि जो एफ की दिशा है और वी क्रॉस बी की दिशा है वो सेम होती है। इसका मतलब बल एफ की दिशा, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मान लो v है और ये मान लो b है, तो हमने कहा अगर ये v है और ये b है तो जो बल की दिशा है यानी v क्रॉस b की दिशा, v क्रॉस b की दिशा ही बल की दिशा होगी केवल धनात्मक आवेश के लिए। ऋणात्मक आवेश की बात नहीं कर रहा हूं मैं भी, ऋणात्मक आवेश के लिए हम थोड़ा सा अलग करेंगे इसको। v क्रॉस b की जो दिशा है वही बल की दिशा होगी। तो v क्रॉस b की दिशा अगर हम निकालना चाहें तो अपनी चारों उंगलियों को v की दिशा में रखो, घुमा करके b की दिशा में ले जाओ, तो अंगूठा आएगा आपका अंदर की ओर। ये जो अंदर की ओर अंगूठा है वो बल की दिशा को व्यक्त करेगा, ठीक है। ये अंगूठा जो है वो बल की दिशा को व्यक्त करेगा। तो इस प्रकार से आप बल की दिशा निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं किसी तल के द्वारा, ये जो मैंने बनाया यहाँ पे डैश 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 ये तल है, यानी ये पूरा का पूरा एक पृष्ठ हो गया, तो आप देखेंगे जो एफ की दिशा है वो इस पृष्ठ के लंबवत है। अंदर की ओर तो है लेकिन इस पृष्ठ के लंबवत है, यानी हम क्या कहेंगे कि जो चुंबकीय बल है उसकी दिशा वेग की दिशा और बल की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के मध्य बनने वाले तल के लंबवत होती है। और इसीलिए हमने एफ के समीकरण में, आपको ध्यान आ रहा होगा तो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था एफ बराबर वी क्रॉस बी क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये लिखने से पहले हमने लिखा था एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप। ये जो एन कैप था ये बताता है कि ये वी और बी दोनों के ही लंबवत है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात जो हमें यहां से पता चली है वो ये है, दूसरी बात जो हमें यहां से पता चली है वो ये है कि जो एफ की दिशा है वो वी क्रॉस बी की दिशा के लिए में होगी। किसके लिए? धनात्मक आवेश के लिए। लेकिन अगर ये धनात्मक आवेश की जगह ऋणात्मक आवेश होता तो, अगर ये धनात्मक आवेश की जगह ऋणात्मक आवेश होता तो क्या होता बच्चों? अगर धनात्मक आवेश की जगह ऋणात्मक आवेश होता तो हम ये कहेंगे जो भी v क्रॉस b की दिशा आएगी बल की दिशा इसके ठीक विपरीत दिशा में आएगी। ऋणात्मक आवेश के लिए बल की दिशा v क्रॉस b की दिशा के ठीक विपरीत दिशा में आती है, और धनात्मक आवेश के लिए बल की दिशा v क्रॉस b की दिशा में आती है। धनात्मक आवेश के लिए बल की दिशा जो होती है वो v क्रॉस b की दिशा में आती है, और ऋणात्मक आवेश के लिए बल की दिशा v क्रॉस b के ठीक विपरीत दिशा में आती है। तो यहां से हमने दो चीजें देखी हैं कि जब भी कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होगा तो उस पर जो बल लगेगा F, उसका मान होगा Q v क्रॉस b, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो F बराबर क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। अब देखो यहीं से मैं चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा निकालूंगा, लेकिन उससे पहले ये जो चुंबकीय क्षेत्र है B, इसकी अगर हम चर्चा करें तो ये भी एक सदिश राशि है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर इस B को मान लिखना चाहूं तो, या F का मान लिखना चाहूं तो F का जो अधिकतम मान आपको निकालना है उसकी हम चर्चा करें, या डायरेक्ट मैं बी का मान निकालना चाहूं तो ये जो समीकरण हमने लिखी है उस समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। क्या इस समीकरण को मैं ऐसे लिख सकता हूं एफ बटा क्यू इंटू वी इंटू साइन ऑफ थीटा बराबर बी, लिख सकता हूं क्या बच्चों? देखो बी को मैंने यही रख लिया, क्यू वी और साइन थीटा को मैं दूसरी तरफ ले गया, ठीक है। मैं चुंबकीय क्षेत्र की यानी चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा बनाना चाहता हूं इसलिए। तो अब हमारे पास में क्या होगा, जो सूत्र है उस सूत्र के अकॉर्डिंग मैं यहां पर कुछ विशेष चीजें लिखना चाह रहा हूं। फिर से मैं बता रहा हूं, देखो F बराबर हमारे पास में है Q इंटू वी इंटू बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं B बराबर F बटा Q इंटू वी इंटू साइन थीटा। क्यू वी और साइन थीटा को मैं दूसरी तरफ ले गया। अब यदि ऐसा हो जावे कि जो आवेश Q है उसका मान 1 हो जाए, एक क्या, 1 कूलाम, वेग v का जो मान है वो हो जाए 1 मीटर प्रति सेकंड,
और जो साइन थीटा है उसका मान भी 1 हो जावे। साइन थीटा का मान 1 ही हो सकता है जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो। तो 3 कंडीशन में यहां ले रहा हूं। कंडीशन नंबर 1 कि जब Q बराबर 1 कूलाम हो, V बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड हो, और तीसरा जो मैं कह रहा हूं वो क्या कह रहा हूं कि जो थीटा है उसकी वैल्यू 90 हो, तो साइन 90 यानी साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। ये तीनों जो मान है क्यू वी और साइन थीटा का वो इस समीकरण में रख दो। तो जैसे इस समीकरण में रखेंगे हमारे पास में क्या आ जाएगा, बी बराबर एफ बटा 1 इंटू 1 बराबर क्या आ गया, एफ। यानी कि अगर इन तीनों के मान 1 हो तो जो चुंबकीय बल का मान होता है वही चुंबकीय प्रेरण यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। इसको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। तो अब परिभाषा कैसे बनेगी, देखो ध्यान से समझना। किसी चुंबकीय क्षेत्र में 1 कूलाम का आवेश यानी इकाई आवेश, और वो भी कैसा, धनावेश, क्योंकि हम धनावेश की बात कर रहे हैं शुरू से। यहां पर इकाई वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, 90 डिग्री का मतलब लंबवत, यदि कोई एकांक आवेश इकाई वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील हो, तो उस पर जितना भी चुंबकीय बल लगता है उसी को हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या हो गई कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक धनावेश जो इकाई वेग से गतिशील हो, या इसका उल्टा भी कह सकते हैं, इकाई वेग से गतिशील एकांक धनावेश पर यदि वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील हो तो जितना चुंबकीय बल लगेगा उस चुंबकीय बल को हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। फिर से मैं बता देता हूं, फिर से समझ लेना। हमने पढ़ा F बराबर क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा एन कैप, तो B बराबर हो गया F बराबर क्यू वी साइन थीटा। यदि Q बराबर 1 कूलाम, V बराबर 1 मीटर पर सेकेंड और थीटा बराबर 90, ये थीटा चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के वेग की दिशा के मध्य का कोण होता है, तो साइन 90 बराबर हो जाएगा 1। ये मान यहां रख दोगे तो B बराबर आ जाएगा आपके पास में F। यानी मैं क्या कह सकता कि इकाई वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने वाले एकांक धनावेश पर, इकाई वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने वाले एकांक धनावेश पर जितना चुंबकीय बल लगता है उस चुंबकीय बल को ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस चुंबकीय बल को ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो अब अगर आपसे कोई पूछ ले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है तो आप क्या कहोगे, फिर से सुन ले। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में इकाई वेग से प्रवेश करने वाले एकांक धनावेश पर लगने वाला चुंबकीय बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब अगर मैं इसका मात्रक निकालना चाहता तो हमने अभी अभी सूत्र देखा, B बराबर F अपॉन Q इंटू V इंटू साइन ऑफ थीटा। जो B है, जो F है उसका मात्रक होता है न्यूटन, जो Q है उसका आवेश होता है, उसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड कहां से है, कूलाम से, ठीक है ना। और जो V होता है उसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। साइन थीटा का तो कोई मात्रक होता ही नहीं है, सेकंड से सेकंड कट गया, तो B का जो मात्रक है वो आ गया न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। ये जो मात्रक है इसको वैज्ञानिक टेस्ला के सम्मान में टेस्ला भी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 टेस्ला कितना होता है तो हम कहेंगे 1 टेस्ला 1 न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर के बराबर होता है। असली मात्रक तो न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर है, लेकिन उसको नया नाम क्या दिया गया, टेस्ला। जैसे बल का असली मात्रक क्या है, बल का असली मात्रक है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, लेकिन इसको नाम दिया गया न्यूटन, ठीक है।
और भी आप अगर इसके मात्रक निकालना चाहो या इसकी विमा निकालना चाहें, हम अगर मैं इसकी विमा निकालना चाहूं चुंबकीय क्षेत्र की, तो कैसे निकाल सकता हूं? हम कहेंगे भाई चुंबकीय क्षेत्र की विमा B बराबर F अपॉन Q इंटू V इंटू साइन ऑफ थीटा। तो सबसे पहले तो F की विमा, बल की विमा होती है M1 L1 T माइनस 2, ठीक है। नीचे आवेश की विमा होती है A1 T1, और फिर वेग की विमा होती है L1 T माइनस 1, और साइन थीटा की तो कोई विमा होती नहीं है, तो T1 T माइनस 1 A1 L1 इन सबको ऊपर ले जाओ, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? ऊपर एक तो M1 L1 T माइनस 2, ये तो ऑलरेडी है, ठीक है। A1 को ऊपर ले गए तो A माइनस 1 हो गया, इस T1 को ऊपर ले गए तो T माइनस 1 हो गया, घात का चिन्ह चेंज हो गया। L1 को ऊपर ले गए तो L माइनस 1 हो गया, और T माइनस 1 को ऊपर ले गए तो T प्लस 1 हो गया। अब जो आधार समान है उनको जोड़ देते, तो M1 तो M1 आ गया। अब आप यहां देखोगे L के दो पद हैं, एक तो है L1 और एक है L माइनस 1, दोनों का आधार L है, घातें जुड़ जाएंगी, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो L की पावर 0 हो गई। ऐसे ही T के तीन पद हैं, एक में T की पावर माइनस 2 है, एक में माइनस 1 और एक में प्लस 1 है, तीनों का आधार समान है T, घातों को जोड़ दो, माइनस 2 माइनस 1 और प्लस 1, तो माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3, और उसमें एक जोड़ दिया तो हो गया माइनस का 2, तो हो गया माइनस का 2, और एक का एक ही पद है तो उसको एज इट इज लिख दो, a की पावर माइनस 1। ये आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र की विमा हो गई। तो चुंबकीय क्षेत्र की विमा आ गई हमारे पास है, मात्रक आ गया, परिभाषा आ गई, और हमने एक नियम भी देख लिया कि जब भी कोई चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गतिशील होता है तो उस गतिशील आवेश पर एक बल कार्य करता है जिसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। इसका मतलब यह भी हुआ कि गतिशील आवेश जो होता है वो खुद एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि बल तो तभी लगेगा, और छोटे चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि गतिशील आवेश, चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो गतिशील आवेश जब एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करेगा तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसका मतलब यदि आवेश गतिशील हो तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब देखो, हमने पिछले चैप्टरों में, पहले चैप्टर में पढ़ा था कि स्थिर आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। हम कह रहे हैं गतिशील आवेश के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, भी बोला है मैंने। इसका मतलब यह है कि गतिशील आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। गतिशील आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, स्थिर आवेश के चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। या इसको मैं दूसरे तरीके से कहूं तो मैं कह सकता हूं कि स्थिर आवेश के चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र का स्रोत है। और गतिशील आवेश जो होता है, अगर वो एक समान वेग से गतिशील है, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक समान वेग से गतिशील है तो उसके चारों ओर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे, दोनों ही उत्पन्न होंगे। और अगर ये असमान यानी त्वरित गति कर रहा है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के साथ साथ ये विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित करता है। तीन बातें हो गई हमारे पास में, स्थिर आवेश है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, गतिशील आवेश है विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, और अगर परिवर्ती वेग से यानी कि बदलते हुए वेग से गतिशील है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ ये विद्युत चुंबकीय विकिरण